पॉलीबेसिक एसिड, नाम से समझ में आ रहा है कि एसिड के बारे में बात की जा रही है। बेसिसिटी मतलब पॉलीबेसिक इट मीन्स पॉलीप्रोटिक, दोनों लगभग सिमिलर नेम है। ये नीचे लिख भी रखा है, पॉलीबेसिक वही पॉलीप्रोटिक। अब प्रोटिक क्यों बोला गया है, इसका कारण बताइए। तो हम जब बात करते हैं तो H प्लस की बात करते हैं। H प्लस को आप प्रोटॉन भी बोलते हो। प्रोटॉन और प्रोटिक लगभग सिमिलर वर्ड है, और नंबर ऑफ H प्लस से ही डिसाइड होगा कि ये एसिड कितना अच्छा स्ट्रोंगनेस है। अगर किसी के पास में एक H प्लस देने का है तो वो सिंपल एसिड, टू दे इट मीन्स उसके पास में एसिडिक नेचर ज़्यादा है, तब उसको क्या बोलेंगे, डाई बेसिक या डाई प्रोटिक। तीन होगा तो ट्राई बेसिक ट्राईप्रोटिक एसिड, ज़्यादा होगा तो पॉली बेसिक या पॉलीप्रोटिक एसिड। सिंपल, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन देखिए, एसिड हैव मोर देन वन आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल इसका मतलब आयन करने लायक प्रोटॉन है। इसी तरीके, अच्छा एग्जाम्पल आपके यहाँ लिखे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ टू है, फॉस्फोरिक थ्री है, ऑक्जेलिक टू है। सेम इसी तरीके से क्या होगा, पॉलीबेसिक यहाँ क्या होगा, इसने कहा कि लॉस करने वाले H प्लस, तो यहाँ क्या होगा, गेन करने वाले H प्लस। सिंपल सा, जहाँ पे लॉस की बात की गई वहाँ गेन की बात कर दीजिए। सेम तरह का कंसेप्ट है पॉली एसिडिक बेस, कि कितने H प्लस को वो गेन कर सकता है। अगर एक को कर पाएगा तो पॉली एसिडिक, दो को कर पाए पॉली डाई एसिडिक बेस, तीन H प्लस ले पाए तो ट्राई एसिडिक बेस। सिंपल। अच्छा एक और बात, ये कह रहा है कि इसको जो लॉस करना है और गेन करना है इस अकॉर्डिंग इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा। तो जो फर्स्ट वन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, Ka1, फिर Ka2, Ka3, Ka4। इसका मतलब जिस तरीके से रहेगा उस तरीके से 1 2 3 4 नंबर लेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, हायर ऑर्डर आयोनाइजेशन जो होता है वो स्मॉलर होता है। इसका मतलब क्या है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उसके अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे मतलब आयंस ज़्यादा होंगे, है ना। तो आयन का ज़्यादा बनना इसका मतलब के ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। बट फर्स्ट वन लॉस करने पे जितना होगा वो सबसे हाईएस्ट होता है, इसके बाद वाला उससे कम, मतलब सेकंड वाला उससे कम, थर्ड वाला उससे भी कम, फोर्थ वाला उससे भी कम, या आगे जैसे भी आएंगे। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये कहता है कि पॉली, अगर हम H2SO4 की बात करें, यहाँ से H प्लस का निकलना हुआ तो हमने क्या कहा, मोनो प्रोटिक एसिड। सिंपल। पर ये निकल कहाँ से रहा है, H2SO4 जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल से H प्लस निकालना आसान है, कोई अभी इसमें आयंस नहीं है, न्यूट्रल है। तो इसको आपने Ka1 बोला, तो ये तो आसान है और ये सबसे ज़्यादा भी है ना। आयनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ सबसे ज़्यादा आएगा। इसके बाद में सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में देखिए, अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि H2SO4 जो फर्स्ट वाला था इससे एक H प्लस निकला तब इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। अब जो H प्लस निकलेगा इसमें से तब वो क्या होगा, दो चीज़ों में कन्वर्ट होगा, टू माइनस। सिंपल। तो ये कह रहा है सल्फेट आयन, और यहाँ अब इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, कैटायन एनायन बन गया है, इनके बीच में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होगा क्योंकि अपोजिट चार्ज आयन है। तो यहाँ पे जो वो होगा तो वो इसको टूटने ही नहीं देगा। जब ये ब्रेक ही नहीं होने देगा तो इसका मतलब आयन बनना ही मुश्किल हो गया। जब आयन का प्रोडक्टिविटी कम हो गई है तो आपने देखना कि Ka कम हो गया, तो Ka2 की वैल्यू Ka1 से क्या आएगी, कम आएगी। Ka1 ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट बना था, यहाँ प्रोडक्ट कम बन रहा है, प्रोडक्टिविटी कम, इसका मतलब आयन कम, उसके बाद में Ka की वैल्यू भी कम। अच्छा इसी तरीके से चलो ये तो दो ही बार में टूट पा रहा है, H3PO3 में अगर मान लो थर्ड भी टूटेगा तो वो उससे भी कम होगा, और फोर्थ होगा तो वो थर्ड से भी कम होगा, और फिफ्थ होगा वो फोर्थ से भी कम होगा। इट मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है कि पॉलीप्रोटिक अगर है उस केस में Ka1 सबसे ज़्यादा होगा, Ka2 उससे कम, फिर Ka3 एंड सॉन, इसी तरीके से आगे तक देखे जाए। ये सिंपल। सेकंड केस वो कह रहा है कि अच्छा इस तरीके से
ये देखो आप इसमें भी देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि फर्स्ट वाला दे रखा है 10⁻⁸। इसी को आगे बढ़ते जाइए, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ सेकंड, यहाँ देखो क्या वैल्यू दे रखी है 10⁻13। ये कम है या ज़्यादा है? माइनस में 13 है, इसका मतलब कम है। तो Ka1 यहाँ पे भी ज़्यादा है, Ka2 उससे कम है ना। अब वो कह रहा है कि ये हो गया कैलकुलेट, ओके, ये कह रहा है कंसंट्रेशन निकालनी है S2 माइनस। सबसे पहले इसमें के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपको इसमें से निकालना है कि इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी। सबसे पहले फॉर्मूला इसके नहीं, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है, फिर बैलेंस करनी है, इसके बाद कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है वो लिखनी है। सिंपल, तीनों लिख रखी है, देखो यहाँ कंसंट्रेशन दे रखी है। इसके बाद में ये कितना बना, एक्स बना, जितना एक्स बना इसका मतलब ये एक्स टूटा है। इसके बाद में आप इसका क्या है, एच प्लस बनते आपको पता चला कि ये एसिडिक है, तो Ka1 लिख दिया है क्योंकि फर्स्ट वन एसिड हो रहा है। आपने ऊपर प्रोडक्ट, नीचे की तरफ रिएक्टेंट। इसके बाद इसकी कंसंट्रेशन लिखी, कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं ये इसी तरीके को उठा के लिख दिया। अब उसके केस में क्या होगा, ये देखो Ka की वैल्यू दे रखी है यहाँ ऊपर, उस केस में आपने Ka को बराबर कर दिया। Ka को बराबर करने के बाद x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी निकली, ये निकली। यहाँ तक का काम एकदम कॉमन है जो अब तक के वीडियोस में है, सिंपल। अब ये कह रहा है कि ये x की वैल्यू मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो x की वैल्यू आई है ये किसके बराबर है, ये देखो ये h की भी x है, ये भी x है। इसका मतलब है कि ये दोनों ही कंसंट्रेशन इक्वल है, और कितनी है, इतनी है, जो कि अभी फाइंड आउट हुई है, सिंपल। अब वो कह रहा है इसको क्या करना है आगे कि अब जो हो रहा है कि यही एच एक्स आगे टूट रहा है, सिंपल, क्योंकि ये अपने अभी हमने कहा था ये डाईप्रोटिक है। एक बार फर्स्ट वन ये टूटा है, सेकंड बार में ये टूट रहा है। इसके बाद में क्या हो, एच प्लस और ये बना। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, एच प्लस भैया पहले भी बना था, इसका मतलब सॉल्यूशन में पहले भी था। ये देखो एक्स पहले से भी था, और एक्स जो पहले से था उसमें अब मतलब पहले से कितना था, ये एक्स की वैल्यू ये निकाली। अब कितना होगा कि ये एक्स बनेगा, तो ये भी एक्स और बनेगा, इसीलिए प्लस किया गया है। सिंपल सी बात याद रखना है, प्लस क्यों किया गया है, क्योंकि 9.54 इंटू 10⁻⁻5 ये पहले से ही मौजूद था, जो कि हमने इनिशियल कंसंट्रेशन में लिखा है। और इक्वेशन में अब क्या हो रहा है, ये पहले से था, ये इतना टूटा, इतना टूटने के बाद में ये इतना पहले से था, इतना और बनेगा, इसका मतलब वो ऐड होगा। ये बहुत माइनर चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है। फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो चीज़ देखिए यहाँ पर, ये x पहले से x था, x की वैल्यू आपने ये निकाली, इसका मतलब है कि इनिशियल में ये इतना है, और ये अभी इनिशियल इतना है क्योंकि यही वापस टूट रहा है, ये देखो x ये टूट रहा है, और इसमें से ये इतना टूटेगा तभी तो ये बनेगा x। तो ये कह रहा है कि ये जो प्लस हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इतना पहले से था और इतना और बना, और उसी अकॉर्डिंग इसका Ka2 की वैल्यू लिखी जाएगी। देखो Ka2 की वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ प्रोडक्ट, ये वाली रिएक्टेंट, इस अकॉर्डिंग आपने इसको इस तरीके से लिखा। जब लिखने के बाद में क्या होगा, आपको जब इसको क्लब करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, इतनी, नीचे की तरफ। और ये x किसके बराबर होगा, ये x अभी लास्ट वाले x के बराबर होगा। ये जो x है ना, ये वाला जो x है, ये वाला किसके बराबर है, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। ये वाला जो x है ये इसके बराबर, ये वाले कैसे निकला है, सिंपल। जब आपने इसको यहाँ पे ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, इसके बाद में आपने कहा कि जैसे हम कहते हैं ना ये वेरी वेरी स्मॉल है, तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस दोनों खत्म हो के दोनों आपस में क्रॉस हो गए, तो आंसर बचा x, और वो Ka2 के बराबर है, तो ये A2 का वैल्यू ये है, और ये A2 की वैल्यू x आया, तो ये वाला x का वैल्यू आया है, ठीक है ना, ये वाला x का वैल्यू, सिंपल। तो आपने अब इस क्वेश्चन में क्या क्या निकाला, सबसे पहले निकाला तो आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट वन, यहाँ पे डाईप्रोटिक का क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि पहले आपने एक बार x निकाला और उसके बाद में उसको यहाँ रखा, इसी चीज़ को यहाँ रखा, और उसके बाद में आपने नेक्स्ट ये x निकाला, और ये वैल्यू जो आ रही है वो इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब दो बार काम करना होगा आपको। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें x की वैल्यू पहले से थी, उसको आपने ऐड करना होगा, ऐसा छोड़ देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या किया कि x मतलब x इतना छोटा है कि इसको जोड़ना और इसको माइनस करना दोनों लगभग जीरो के आसपास, इसीलिए वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए।
ये तीन ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सब चीज़ तो मैंने पहले भी बता रखी है। सिंपल। फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। ओके, अभी तक तो एसिड के बारे में बात की गई है, अब उसकी स्ट्रेंथ को भी कोई इफेक्ट करता है क्या? तो दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा, जितना जल्दी H प्लस फ्री होगा, उतना अच्छा एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, मतलब स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा मानी जाएगी। बेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड डिपेंड करता है कि HX कितना जल्दी फ्री होता है। दूसरी चीज़ मानी जाएगी कि इसमें पोलैरिटी, इस बॉन्ड में पोलैरिटी कितनी है, मतलब प्लस और माइनस की बात की जाएगी, और उसके बाद में उसका पोलर नेचर, उसके बाद उसका ब्रेक, तीन दो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है आपको? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी। और वो भी कौन सा बॉन्ड है? ये है हाइड्रोजन और एसिड। सिंपल, यही बॉन्ड तोड़ना है आपको। फर्स्ट वन पढ़ते देखो, इसमें क्या लिखा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। सिंपल सी बात है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ बॉन्ड की अपनी एक स्ट्रेंथ होगी, उसकी एक मजबूती होगी, पकड़ होगी। कैसे तोड़ोगे उसको? तोड़ना बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, बताता हूँ कैसे। ये कह रहा है HA एक बॉन्ड है, ठीक है ना। जे अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, उस केस में क्या हो जाएगा? और वो भी कैसे होगी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, मतलब इन दोनों को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो इससे क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, डिक्रीज। इस केस में क्या होगा? हम जितने जल्दी टूटेगा, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको H प्लस जल्दी मिला, मतलब ब्रेक हो, बॉन्ड जल्दी टूटा तो अच्छा एसिड माना जाएगा, क्योंकि जल्दी H प्लस दे देगा, ठीक है ना। और एक और बात, ये ये कह रहा है कि वेन, अगर ये मोर पोलर होगा, मोर पोलर इट मीन्स इसमें पोलैरिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है ना H और A, इनके बीच में इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन है। अगर ये पोलैरिटी होगी तो ये H के पास में ना होकर ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ होंगे। ये कब होगा? जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तब इसमें पोलैरिटी गेन हो जाएगी, इस तरीके से पोलैरिटी हो जाएगी। तब ये इस तरीके से H प्लस के फॉर्म में निकलने के लिए तो ज़्यादा फ्री हो जाएगा। अगर इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो इस केस में क्या हो रहा है? बराबर है बॉन्डिंग, ओवरलैपिंग अच्छी है, सही सा, मतलब 50-50 वाली केस है, तो यहाँ पे इजीली नहीं टूटेगा। पर जैसे ही पोलर हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर से आप, इसमें हुआ क्या? इस वाली में एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव कर गए, तो यहाँ पर इस जो ओवरलैपिंग कमजोर हो गई और H फ्री हो गया, और ये H प्लस के रूप में बनकर बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास में, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी ये यहाँ शिफ्ट हो गया। इस केस में वो तो जो जिस तरीके से ओवरलैपिंग करके जिसमें मजबूती थी बॉन्ड की, वो कमजोर हो गई और H प्लस के रूप में निकला इजीली। जितना जल्दी H प्लस निकला उतना अच्छा एसिड माना गया। इसीलिए क्या लिखा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस है, कोई बात नहीं। और डिफरेंस होने के कारण से क्या हुआ? चार्ज जो होता है वो सेपरेट हो गया। चार्ज सेपरेट हो गया तो क्लीवेज जो हो गया वो आसान हो गया, और जो बॉन्ड का क्लीवेज जल्दी हो गया तो इसका मतलब है कि वो H प्लस के रूप में जल्दी निकला और मोर एसिडिक के रूप में काउंट हुआ। इस तरीके से बॉन्ड स्ट्रेंथ और पोलर नेचर इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है। इसीलिए एक बात और समझाता हूँ मैं आपको, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में अप से डाउन जाता हूँ तो क्या होगा? अप टू डाउन जाने पर फ़ायदा ये होता है कि जैसे ये है एक सेल, ये मान लो कि मैंने कहा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये फर्स्ट सेल के सेल, फिर एल सेल, एम एन, इसके बाद में हो क्या रहा है? ये सेल बढ़ रहा है। सेल बढ़ने से क्या होता है? साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो ये जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना दूर हो गया? अब न्यूक्लियस चाहे कि इसके ऊपर मैं अगर अट्रैक्शन फोर्स लगाऊं, तो क्योंकि साइज बढ़ गया तो ये अट्रैक्शन फोर्स कमज़ोर हो गया। अट्रैक्शन फोर्स कमज़ोर हो गया तो उस केस में क्या होगा? इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी और जल्दी से वो बॉन्ड टूट सकता है। इसीलिए इसे क्या लिखा है? अगर एटम की साइज बढ़ती है तो उसकी जो बॉन्ड की जो बीच में जो स्ट्रेंथ थी, मजबूती थी, वो कमज़ोर हो जाएगी। और न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पे तो ध्यान रखता ही है, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को भी पकड़ के रखता है, ठीक है ना। अब अगर शेल बढ़ेगा तो ये किस तरीके से ओवरलैपिंग कर पाएगा?
दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कैसे कर पाएगा? जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ये वाले न्यूक्लियस आप मतलब अट्रैक्ट करके रखेंगे, ये अट्रैक्शन साइज बढ़ने से कमज़ोर होता है। उसके इसमें क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा, H+ के रूप में जल्दी निकलेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि अप टू डाउन जाने से साइज का बढ़ना, साइज के बढ़ना मतलब एसिडिक नेचर का बढ़ना, सिंपल। दूसरी बात, पोलैरिटी मैंने आपको समझाई थी, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, सेम रो, एक तो सेम रो और सेम कॉलम, दो चीज़ की बात आती है। उसमें कहता है कि वो जो होता है ना डिसाइडिंग फैक्टर, वो कौन होता है, वो कह रहा है कि इसकी पोलैरिटी। जैसे रो की बात करें, हम थोड़ा सा एग्जांपल उसी के ले लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, हमने अब तक ये क्या पढ़ा है, जब भी आप जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ता है, ये बात आपको मैंने बढ़ाई है ना। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, साइज घटेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और उस केस में क्या होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एक तो है मोर इलेक्टिव, फ्लोरीन आ गया मान लिया, और मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन की बात करें, H+ की बात करें, कितनी दूरी बढ़ गई, इसकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पीरियोडिक टेबल में माना जाए तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन और इसके बीच में डिफरेंस हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो पहले क्या थे, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से थे, अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अब हट कर कहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों यहीं आ गए, और इस केस में क्या होगा, H+ के रूप में इजीली निकलेगा। तो लेफ्ट से राइट जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, उस केस में जो मूवमेंट ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, तब H+ इजीली निकल पाएगा, जल्दी निकलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, मोर एसिडिक, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना, एसिडिक नेचर का बढ़ना, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, ये दोनों फैक्टर्स आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है।